18 आज का मैजिक नंबर। इस उम्र में इंसान बालिग हो जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी आंकड़े के साथ अपना बचपना छोड़ना कैसे चुना? 18 पर बात कैसे बनी? आलाओ आलम हुजूर कायनात डोनाल्ड ट्रंप लाइन पर आ गए क्या? एक बरस तक जबरदस्त सर पिटौल के बाद ऐसा हुआ। कहते थे कि 50 से 1% कम नहीं लेंगे, फिर अब 18 पर कैसे माने? पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ और ये 18 का आंकड़ा हमारे लिए भला है या बुरा? क्या हमें एक फेयर डील मिली है? हम जीत गए या फिर ठगे गए? आज इसी का हिसाब किताब लगाएंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP and Goldie Masale। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। तो नंबर मिले हैं 18। अब ये अच्छे हैं या खराब, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्लास के बाकी बच्चों की कामयाबी देखनी होगी। एक कंपैरेटिव एनालिसिस समझने के लिए डेटा को 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ट्रंप से पहले क्या था, ट्रंप से दुश्मनी के दौरान क्या था और अब दोस्ती के बाद क्या है। तो ये ग्राफिक देखिए। साल 2024 भारत से अमेरिका माल भेजने पर टैक्स लगता था महज 3%। तब पाकिस्तान का रेट था 11 और जापान का था 1.5 कैलेंडर बदला, 2025 आया और आगमन हुआ ट्रंप का। ट्रंप ने सब पर टैरिफ बम फेंका। भारत के लिए ये आंकड़ा 3 से उछलकर सीधे 50% तक पहुंच गया। इसमें 25% रूसी तेल खरीदने की सजा पेनल्टी थी, बाकी 25% ट्रंप का रेसिप्रोकल टैक्स। इस आंधी में औरों के भी घर तबाह हुए। वियतनाम पर 46% टैरिफ लगा, चीन का तो पूछिए मत 145% लगा। दोनों देशों का धंधा करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब आते हैं ताज़ा सूरत हाल पर, जब ट्रंप से डील हो चुकी है। भारत पर टैरिफ 50 से घटकर 18% पर आ गया है। 32 पॉइंट की राहत मिली है। पड़ोसी पाकिस्तान 29 पर था, फिर ट्रेड डील के बाद 19 पर आ गया था, यानी हमसे 1% ज़्यादा। बांग्लादेश 20 पर है, वियतनाम भी 20 पर है। चीन पर टैरिफ 145 से घटकर 37% पर आ गया है। एक ऐसा मुल्क भी है जिसके साथ खेल हो गया, वो है साउथ कोरिया। ट्रंप ने उन पर पहले टैक्स बढ़ाया, फिर ट्रेड डील साइन करके घटाया और अब वापस 25% कर दिया है। जाहिर है कि दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के मामले में भारत फायदे में है अगर बाकी देशों से तुलना करें तो। वियतनाम जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स की तुलना में हमारा टैरिफ कम है। दुनिया भर के बड़े एक्सपोर्टर्स को देखें तो ब्राजील 50% पर है, कनाडा 35% पर और स्विट्जरलैंड 39% पर। इन देशों के मुकाबले हम कहीं बेहतर स्थिति में हैं। मेजर इकोनॉमीज यानी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो हमसे कम टैक्स सिर्फ गिने चुने मुल्कों पर है, जैसे ब्रिटेन पर 10%, जापान और यूरोपियन यूनियन पर 15%। कागज पर तो पड़ोसियों पर 19-20 टैरिफ है, लेकिन उनके पास एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। उसका नाम है जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। आसान भाषा में ये अमीर देशों की ओर से गरीब या विकासशील देशों को दिया गया एक तोहफा, एक गिफ्ट है, ताकि वो अपना माल बिना टैक्स या कम टैक्स पर बेच सकें और उनकी आर्थिक तरक्की हो सके। दिक्कत यह है कि जून 2019 में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत से ये डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट छीन लिया था, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिका के लिए अपने बाजार खोले। दूसरी ओर कई एशियाई देशों के पास ये सहूलियत आज भी है। उन्हें करीब 5% की छूट मिलती है। यही वजह है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को उम्मीद थी कि टैक्स 15% तक आएगा, ताकि वो जो 5% का जीएसपी वाला घाटा है वो बराबर हो सके, मगर सुई 18 पर आकर रुक गई। इसलिए हमने जानकारों से बात की, उनसे पूछा कि वियतनाम और ताइवान जैसे देशों से महज 1-2% का फर्क जमीन पर कितना मायने रखता है। भारत के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेष दुनिया से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और यही कारण है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका के साथ पिछले महीनों में बड़े हुए ही दिखाई दिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक जीएसपी का सवाल है, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो एक प्रकार से तनातनी के कारण जीएसपी को वापस लिया गया था और कोई कारण नहीं है कि भारत पे दोबारा से वो जीएसपी जो है वो अमेरिकी सरकार वापस लागू कर दे। देखिए, हमारी एक्सपोर्टर्स के साथ जो बातचीत हुई उसमें एक बात स्पष्ट निकल करके आ रही थी कि अमेरिकी व्यापारी, अमेरिकी स्टोर्स, अमेरिकी बायर्स भारत का ही सामान खरीदना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने कहा कि अभी 50% टैरिफ है, तो आप थोड़ा बहुत आप सहन कर लीजिए, बाकी हम सहन कर लेते हैं और हम सामान खरीदना जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिकी बायर्स ने ये सामान खरीदना जारी रखा, और यही कारण है कि भारत ने बहुत बड़ा कोई अमेरिका से एक्सपोर्ट में कोई नुकसान खाया हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता, और पिछले महीने में तो बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ गया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो दोबारा से 18% आ गया है, तो अब एक बहुत लंबी छलांग भारतीय एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि 50 से 18 तक का ये सफर तय कैसे हुआ, ट्रंप से बात कैसे बनी और इसके पीछे लंबी कूटनीतिक रस्साकशी चली है, इसकी एक टाइमलाइन देखिए। शुरुआत हुई फरवरी 2025 से। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ था। वो बार बार भारत को टैरिफ किंग कह करके संबोधित कर रहे थे। दौरे से पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भारत ने 2 बड़े कदम उठा लिए थे। हार्ले डेविडसन जैसी बड़ी मोटरसाइकिल्स पर टैक्स घटा दिया था। अमेरिकी बर्बन विस्की पर भी टैक्स कम कर दिया गया था। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ एक सीमित व्यापार समझौते, लिमिटेड ट्रेड डील पर बात शुरू करने पर सहमति जताई। लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना है। वादा भी हुआ कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। दौरे के बाद ट्रेड डील पर बातचीत शुरू भी हुई, लेकिन ट्रंप अपनी ही राह पर थे। अप्रैल 2025 में उन्होंने भारत पर 27% का रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। वजह बताई गई कि भारत का हाई टैक्स और प्रोटेक्टेड बाजार। हालांकि इसके बाद ट्रेड डील के लिए 90 दिनों की मोहलत मिली। इन्हीं 90 दिनों के बीच मई 2025 का महीना आया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। फिर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर हुआ, लेकिन ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद ले लिया। कहा कि मैंने टैरिफ का डर दिखाया, तब जाकर के जंग रुकी। पाकिस्तान ने ट्रंप को थैंक यू कहा, उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया, सिफारिश खुशामद की उनकी, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। लेकिन इस दौरान भी दोनों पक्षों के नेगोशिएटर्स ट्रेड डील पर बात कर रहे थे। सारी बातचीत खेती किसानी के मुद्दे पर फंस रही थी। भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती का सेक्टर खोलने को तैयार नहीं था। ट्रंप की 90 दिन की डेडलाइन नज़दीक आती जा रही थी। जुलाई 2025 में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कह दिया कि हम डेडलाइन के चक्कर में राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेंगे। बातचीत बेनतीजा रही। अगस्त 2025 में ट्रंप ने डबल टैरिफ का ऐलान किया, 25 पर और 50% हो गया। ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो किसानों और मछुआरों के हित के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। साफ था कि खेती के मुद्दे पर बात रुक गई है, अटक गई है। फिर सितंबर महीने में ट्रंप के सुर बदले, उन्होंने मोदी को अच्छा दोस्त बताया, बातचीत दोबारा शुरू हुई। इस दौरान भारत ने कुछ और फैसले लिए जिनसे डील की जमीन फाइनली तैयार हुई। ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। उनका मानना था कि भारत अमेरिका को माल बेचता ज्यादा है और वहां से खरीदता कम है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये तस्वीर बदली है। अप्रैल 2025 में भारत का ट्रेड सरप्लस करीब $3.25 अरब था। नवंबर आते आते ये घट करके आधा रह गया, महज $1.73 अरब। तेल का खेल भी है। ट्रंप शुरू से चाहते थे कि भारत रूसी तेल छोड़ करके अमेरिकी तेल खरीदे, और डेटा बता रहा है कि ऐसा ही हुआ। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 7.5% हो गई। वहीं रूस की हिस्सेदारी 37 से घटकर 32% पर आ गई। इसके अलावा पिछले बरस भारत ने अमेरिकी एलपीजी के लिए भी बड़ी डील की है। भारत ने अपने न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे भी विदेशी निवेश के लिए खोल दिए हैं। ये भी ट्रंप की पुरानी मांग थी। साथ ही साथ इस बीच भारत ने यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों के साथ भी डील फाइनल की, ताकि अमेरिका से डील में पेच फंसे तो दूसरे रास्ते भी खुले रहें, ट्रंप पर दबाव बना रहे। हाल की सबसे बड़ी डील थी भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया। हमने इस पूरे घटनाक्रम पर साथी पत्रकारों से बात की, उनसे पूछा कि अंदर खाने दोनों पक्ष किस रणनीति पर काम कर रहे थे, टर्निंग पॉइंट कौन से रहे इस डील पर पहुंचने से पहले। देखिए, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट जो पहली चीज हुई है वो ये हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बहुत बड़े कॉन्फिडेंट एम्बेसडर गौर को भारत भेजा। जो गौर है, एम्बेसडर गौर, प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में काफी क्लोज थे। उसके बाद 4 साल जब प्रेसिडेंट ट्रंप बाहर रहे,
पावर से 2020 से 2024 तक, तब भी वो उन्हीं के साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जब सर्जी गौर का नाम आया तो एक कॉन्फिडेंट को भेजा जा रहा है भारत, और आई थिंक उसकी कमी थी। अब वहां जाने के बाद आप देखिए कि पिछले उनको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है ये भारत जाके, लेकिन जिस तरह की मीटिंग्स उन्होंने की है वहां पे, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ईएम के साथ 2 बार मिले हैं, पीयूष गोयल साहब के साथ मिले हैं, यहाँ पे लगातार फोन कॉल्स हुए हैं। सेक्रेटरी रूबियो ने फोन कॉल किया जयशंकर साहब को राइट आफ्टर जब सर्जी गौर मिले ईएम से। तो ही हैज डेफिनेटली प्लेड अ ह्यूज रोल, बहुत ज्यादा कैटलिस्ट का रोल उन्होंने प्ले किया है। और जब वो अमेरिका में थे, जब उनका कॉन्फर्मेशन हो गया, तो उसके बाद 2-2.5 महीना वो अमेरिका में भी थे, तब भी जो हमने देखा है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, किस तरह से वो भारतीय एम्बेसडर के साथ काम कर रहे थे, उनकी एक अपनी एक डेवलपमेंट फ्रेंडशिप जो हुई है। और उसका बड़ा एग्जांपल यह है कि सर्जियो गौर ने खुद एम्बेसडर क्वात्रा को मारो लागो बुलाया था क्रिसमस के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही हैज प्लेड दैट रोल। और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतने अलग अलग लोगों से एडवाइस मिलती है, तो उसमें हमें यह समझना होगा कि सर्जियो गौर ने भारत आने के बाद यहां से जो बातें बोली हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वो एक मुझे लगता है कि दैट हैज बीन वन ऑफ द रीजंस जिससे प्रेसिडेंट ने अपना मन बदला है। फिर देन देयर अदर फैक्टर्स आल्सो कि कैसे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने खुद ने कहा ऑन एयर जाके थोड़े दिन पहले कि यूरोप ने जाके भारत से डील कर ली और हमने यूरोप के ऊपर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, 25% टैरिफ्स लगाए थे, लेकिन यूरोप ने कभी नहीं लगाया और उन्होंने जाके ट्रेड डील कर ली। तो ये रियलाइजेशन भी हुआ है यहाँ पे व्हाइट हाउस में लोगों को कि किस तरह से अमेरिका ने अपनी साख पे अपने रिलेशंस को रिस्क करके यूरोप के लिए कुछ करने की कोशिश की, और यूरोप खुद उसमें अमेरिका का साथ नहीं दे रहा था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। लेकिन अंदर खाने एक कोशिश और कवायद चलती रही। उन कोशिश और कवायदों के अंदर तेजी आई तब जब अपने करीबी सहयोगी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में राजदूत बना के भेजा, और यहां से संपर्कों की एक नई हॉटलाइन जो सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहुंचती है, वो भारत को हासिल हो गई। सर्जियो गौर के साथ में कई नेताओं की मुलाकात हुई, जिसके अंदर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की मुलाकात, डॉक्टर जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात। इसके अलावा भारत के वो राजनयिक जिन्होंने अमेरिका में राजदूत के तौर पर काम किया है, चाहे वो हर्षवर्धन श्रृंगला हों, तरनजीत संधू हों, उनकी भी मुलाकातें हुई। साथ ही अमेरिका से कई डेलीगेशन आए जो डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन पर काम करते हैं, उनकी मुलाकातें बैठकी हुई। यानी ऐसा लगने लगा कि इस गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए तेज कोशिशें हो रही हैं और जल्दी ही कुछ नतीजा इसमें निकल सकता है। साथ ही भारत के में नेतृत्व के स्तर पर डिप्लोमेसी के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज को प्रैक्टिस किया गया या अपनाई गई, और वो नीति ये थी कि सहमतियों को बढ़ाया जाए, असहमतियों को कम किया जाए। यानी जब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तल्ख बयान दें, कोई तीखी आलोचना करें, तो उसका कोई जवाब नेतृत्व के स्तर पर, लीडरशिप के लेवल पर, मंत्री के स्तर पर न दिया जाए। जब भी अगर जवाब देना है तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से दिया जाए, संतुलित तरीके से दिया जाए, तथ्यों के आधार पर दिया जाए, तर्कों के साथ दिया जाए। कूटनीति को समझने के लिए हमने इंडियन एक्सप्रेस में विदेश मामलों के जानकार सी राजा मोहन का एक लेख भी पढ़ा। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की नींव इतनी गहरी है कि वो किसी एक व्यक्ति के मिजाज या किसी एक मुद्दे से नहीं हिलने वाली। वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है चीन। एशिया को स्थिर रखना ही इस साझेदारी की सबसे अहम कड़ी है। एक तरफ ट्रंप पिछले 1 साल में बेहद सख्त और लेन देन वाले राष्ट्रपति रहे, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने गजब का धैर्य दिखाया। हमने खामोशी से बातचीत का रास्ता चुना। लबोलुआब यह है कि रिश्ता मजबूत है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस डील के बाद क्या अमेरिका और भारत फिर से करीब आने वाले हैं? पिछले कुछ महीनों से शक पैदा हो रहा था कि क्या अमेरिका अब भी भारत को भरोसेमंद मानता है या नहीं। क्या उस डील ने उस शक को खत्म कर दिया है? बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी है सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अमेरिका में जैसे परत दर परत एप्स्टीन फाइल्स के नए डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ये मामला और संगीन होता जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन इस विवाद में अब खुद वॉशिंगटन डीसी जाकर बयान देने के लिए राजी हो गए हैं। बयान संसद की जांच के लिए दर्ज कराया जाएगा। असल में अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस यानी अवमानना पर वोटिंग होने वाली थी। अगर वो वोट पास हो जाता तो क्लिंटन कपल पर भारी जुर्माना लग सकता था, यहाँ तक कि जेल जाने की नौबत भी आ सकती थी। लेकिन मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।
इस जांच कमेटी के मुखिया जेम्स कोमर का कहना है कि क्लिंटन के वकीलों ने ये तो कहा है कि वो बयान देने को तैयार हैं, लेकिन कब और किन शर्तों पर यह अभी भी साफ नहीं किया है। कोमर ने साफ कहा कि क्लिंटन तभी तैयार हुए हैं जब संसद ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले कई महीनों से क्लिंटन दंपति इस जांच के लिए सामने आने से ही मना कर रहे थे। उनका कहना था कि संसद ने जो समन्स भेजे हैं वे कानूनी रूप से सही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी कार्रवाई ट्रंप के कहने पर की जा रही है। दूसरी ओर नॉर्वे का शाही परिवार भी जांच के घेरे में आ गया है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, क्राउन प्रिंस के सौतेले बेटे पर रेप का मुकदमा शुरू होना, और दूसरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जिसमें नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट का नाम सामने आया है। क्राउन प्रिंस के सौतेले बेटे मारियस बोर्ग होइबी पर कुल 38 आरोप लगाए गए हैं। इनमें रेप और अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बार बार मारपीट और हिंसा के मामले शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक होइबी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कई बार चेहरे पर मारा, उसका गला दबाया और धमकियां दी। अगर होइबी दोषी पाए जाते हैं इन मामलों में तो उन्हें 10 साल से ज़्यादा की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि मारियस होइबी नॉर्वे के शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं हैं। उनका जन्म उस समय हुआ था जब उनकी मां मेटे मैरिट ने क्राउन प्रिंस हाकोन से शादी नहीं की थी। मेटे मैरिट ने 2001 में शादी के बाद राजकुमारी का दर्जा पाया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 2024 में हुई थी। तब होइबी को 20 साल की उम्र की एक महिला के रेप के शक में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन पर दूसरे रेप का आरोप भी लगा, जिसे उन्होंने फिर से नकार दिया। इसी बीच हालात और बिगड़ गए। क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट के जेफरी एप्स्टीन से पुराने संबंधों पर सवाल उठने लगे। खुद मेटे मैरिट ने माना है कि उन्हें इस संबंध को लेकर के शर्मिंदगी और पछतावा है। अब बात आती है जेफरी एप्स्टीन की। एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे थे। उसकी मौत जेल में हो चुकी है। बिल क्लिंटन का एप्स्टीन से 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में कॉन्टैक्ट रहा था। हालांकि अब तक क्लिंटन पर एप्स्टीन के साथ किसी गलत काम का सीधा आरोप नहीं लगा है। इसी बीच 30 जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख से ज़्यादा नए दस्तावेज सार्वजनिक किए। इनमें हज़ारों वीडियोज़ और लाखों तस्वीरें शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों में अरबपति एलन मस्क और एप्स्टीन के बीच ईमेल भी मिले हैं, जिससे मालूम होता है कि दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। अगली सुर्खी ईरान से है, जो अमेरिका के साथ समझौते के लिए निष्पक्ष और बराबरी के आधार पर बातचीत को तैयार है। ऐसा हम नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान कह रहे हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब खबरें हैं कि ईरान और अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में तुर्की के इस्तांबुल में परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अहम बातचीत करने वाले हैं। पेज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को साफ निर्देश दिए हैं, अगर माहौल सही हो, अगर कोई धमकी ना हो और अगर बेवजह की शर्तें ना थोपी जाएं, तो ईरान इज्जत, समझदारी और अपने हितों को ध्यान में रखकर बातचीत करेगा। लेकिन फिलहाल हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका ने ईरान के आसपास के इलाकों में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सीधा संदेश है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दिए हैं कि बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। 2 फरवरी को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाज़ इस वक्त ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जहाज़, लेकिन साथ ही बातचीत भी चल रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 फरवरी को इस्तांबुल में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में कुछ अरब और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि इस बातचीत में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और मिस्र के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रह सकते हैं। तीसरी सुर्खी, ऑस्ट्रेलिया में एक 13 साल के लड़के ने अपनी मां और 2 छोटे भाई बहनों की जान बचा ली। उसने ये सब तब किया जब पूरा परिवार समुद्र में डूब रहा था और बचने की उम्मीद बहुत कम थी। ये परिवार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के क्विंडलप नाम की जगह पर छुट्टियां मना रहा था। 30 जनवरी की दोपहर तेज़ हवाओं की वजह से उनकी इन्फ्लेटेबल पैडल बोर्ड और कायाक धीरे धीरे समुद्र के अंदर की ओर बहने लगी। जब हालात बिगड़ गए तो 13 साल के इस लड़के ने सोचा कि वो कायाक से वापस किनारे जाकर मदद मांगेगा लोगों से, लेकिन रास्ते में कायाक में पानी भर गया और वो डूबने लगी। इसके बाद लड़के ने तैरकर किनारे जाने का फैसला किया। उसने करीब 4 किलोमीटर तक समुद्र में तैराकी की, वो भी लगभग 4 घंटे तक।
कम होती रोशनी और तेज़ लहरों के बीच वो कभी ब्रेस्ट स्ट्रोक, कभी फ्री स्टाइल, कभी पीठ के बल तैरने वाली सर्वाइवल तकनीक इस्तेमाल करता रहा ताकि थकान के बावजूद वो जिंदा रह सके। जब वो किसी तरह किनारे पहुंचा तो समुद्र से निकलते ही वहीं गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद भी उसे करीब 2 किलोमीटर दौड़कर किसी फ़ोन तक पहुंचना पड़ा ताकि वो मदद बुला सके। इसके बाद शाम करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक परिवार समुद्र में बह गया है। इसके बाद तुरंत बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात को लगभग 8:30 बजे हेलीकॉप्टर ने लड़के की 47 साल की मां, 12 साल के भाई और 8 साल की बहन को ढूंढ लिया। फाइनली तीनों एक पैडल बोट को पकड़े हुए समुद्र में तैर रहे थे। एक रेस्क्यू बोट को उनकी लोकेशन पर भेजा गया और तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।